अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द विजन ऑफ लाइफ। आपका अपने चैनल के जो है आज हम जिस चीज़ टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, जो चैप्टर 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब उसके सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 के बाद आ रहे हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 नंबर बताते हैं तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब एक बंदा जो है वो प्रपोजल भेज रहा है तो जो बी पार्टी है वो एक्सेप्ट करें, लेकिन एक्सेप्टेंस जो होगी वो एब्सोल्यूट होगी। एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट, अनक्वालिफाइड। अब अनक्वालिफाइड कंप्लीट कैसे होगी कि ए ने बी को ऑफर किया, प्रपोजल भेज रहा है, ये प्रपोजल है और ये एक्सेप्टेड है। अगर ए ने जो प्रपोजल भेजा बी को किन टर्म्स एंड कंडीशंस में, अगर जिस अंदाज से ए ने बी को भेजा है प्रपोजल उसको अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको पूरे के पूरों को उसको कबूल करना पड़ेगा। अगर वो कबूल नहीं कर रहा, कोई ऐसी कंडीशंस जो है ना वो इसमें भेजता है कि ये ऐसा नहीं ये ऐसा है, तो इसके हवाले से बी को भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो यकीनी तौर पे ए ये समझेगा कि बी ने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर इसने बी किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में बोल वापस इनको भेजता ए के पास, अगर ए को एतराज़ है उसी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो बी ने भेजा है, तो ए को भी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अगर कोई एतराज़ होगा तो वो एतराज़ कंडीशन जो है ना वो लिख के भेजेगा कि ये मुझे एतराज़ात हैं। अगर वो कोई भी एतराज़ नहीं भेजता तो ये समझा जाएगा कि बी की जितनी भी शराइत थी जो वापसी में लिखा है ए को, ए ने वो कंप्लीटली इसको कबूल कर लिया है। क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जब प्रपोजल जब कोई बंदा एक देता है और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के भेजता है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको 10 गाय बेचूंगा बी को, अब 10 गाय बेचूंगा उसमें मैं पर गाय के हिसाब से आपसे लूँगा मैं 70,000, लेकिन मुझे भी आप 10 बकरियां देंगे इसके मद में, या 10 गाय में दे रहा हूँ आपको और 10 बकरियां आप मुझे देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे। अब ये जो कंडीशंस जब आ गई कि कौन सी जिन्स कैसी है, ये सारी उन्होंने लिख के बी को भेज दिया। अब अगर बी एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन उस कंडीशन को जो कंडीशंस हैं उनको ऊपर कोई भी ऐसी शर्त दूसरी नहीं लगा रहा, तो ये समझा जाएगा कि बी ने टोटल कबूल कर ली। अगर बी ने कहा है कि ठीक है मुझे ये कबूल है, लेकिन मैं आपको 10 बकरियां तो दूंगा लेकिन 5 लाख नहीं दूंगा, आपको मैं दूंगा 3 लाख रुपए, तो अगर 3 लाख रुपए की बी बात कर रहा है ए को, अब ये क्या हो गया, जहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो रहे हैं कि एक ने कंडीशन प्रॉमिस जो ना वो भेजिए बी को और बी विद अदर प्रॉमिसेस वो कबूल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शराइत भी लगा रहा है कि मैं इतने नहीं इतने दूंगा। अब अगर ए विद इन टाइम बी को रेस्पॉन्स नहीं देगा तो ये समझा जाएगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है वही ऑफर जैसे बी ने कबूल की है और बाद में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। इसी हवाले से अगर बी जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस ए ने भेजी है तो ए ये डिमांड कर रहा है कि भाई इस मेरे कॉन्ट्रैक्ट को आप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आपने कोई भी एतराज़ वगैरह नहीं किया है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट हो, कंप्लीट हो, क्लियर हो, ताकि जो रुकावटें वो रुकावटें सारी क्लियर हो जाएं। और उसके साथ साथ जिस प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर ए ने ऑफर किया है वही प्रिस्क्राइब वे में उसको कबूल कर रहा है, ना कि किसी और सूरत में, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब मैनर जो है ना वो ही है जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस प्रपोजल के अंदर दी गई हों। तो अब एक्सेप्टेंस के हवाले से तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस एंड फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस और रिसीविंग कंसीडरेशंस, तो इसी के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 8 जो है वो क्या कहते हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये डेली रूटीन के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही सारी चीज़ें आती हैं।
तो के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ क्या क्या होता है और किस किस तरीके से कारोबार वगैरह करते हैं, और कारोबारी बंदे जो हैं वो किस अंदाज में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हुए अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि उसके मफादात भी सिक्योर हो जाएं और किसी और का नुकसान भी ना हो, इसी हवाले से वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। और जो प्रैक्टिकली लोग बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर वो डिस्कस करके ताकि प्रॉपर तौर पे हो जाए। और यही चीज़ बेसिक होती है जब एक लॉ नोइंग, क्योंकि उनको कानून का वैसे तो पता नहीं है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे माशरे में चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो आगे कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं। तो अभी इसके बाद सेक्शन 8 जो है ना पढ़ेंगे, जिसके हवाले से है वो है एक्सेप्टेंस। अब बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। अब पहली जो है ना एक्सेप्टेंस है बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, और उसके साथ साथ बाय परफॉर्मिंग कंडीशन एंड ऑफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ अ condition of proposals or acceptance of consideration। तो ये जो है एक्सेप्टेंस ऑफ जो है ना वो कंसिडरेशन के हवाले से होता क्या है कि एक्सेप्टेंस हम कहेंगे किसे, जैसा कि ए ने प्रपोजल भेजा बी को और एक टर्म एंड कंडीशंस जो है ना वो रख ली। अब वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ए भेज रहा है बी को, और बी अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म कर रही है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस में परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर उसने वो कंडीशन परफॉर्म कर ली तो समझा जाएगा कि उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। नंबर दूसरा, अगर इसके अंदर कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन के हवाले से क्या हुआ, ए ने प्रपोजल भेजा बी को कि मैं आपको फिला चीज़ इतने पैसों में दूंगा। अब जो पैसे में दूंगा तो बी ने कुछ टोकन अमाउंट जो है उसी टर्म्स एंड कंडीशंस को टोकन अमाउंट ए को भेज दिया। अब जब टोकन अमाउंट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ए ने, तो इसका मतलब है कि कंसीडरेशन उसने एक्सेप्ट कर ली, और जो एक्सेप्टेंस है उस प्रपोजल को कबूल करने के हवाले से वो प्रपोजल समझा ये जाएगा कि वो कबूल हो चुका है। ये हमारे माशरे में तकरीबन चलता है। बिजनेस के जो लोग हैं वो अमूमी तौर पे ये करते हैं कि किस तरीके से अपने कैसे समझा जाए कि एक्सेप्ट हो चुका है। जैसा कि कोई बंदा जो है ना वो अपने आम जो हैं वो बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आमों की सीज़न आने वाली है। वो जो आम अगर बेच रहा है तो वो कह रहा है कि ये इतनी पेटियां जो है मैं इतने अमाउंट में ले रहा हूँ, जिसके आप टोकन अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये ये ले लें, बकाया जो पैसे हैं आप कल मुझसे ले लीजिएगा। अब जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में जो रखी गई हैं उसी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हुए, सही समझते हुए उन्होंने जो पैसे ले लिए, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो ना दोनों पार्टीज ने अपने अपने शराइत जो कंसिडरेशन है बाय कंडक्टिंग परफॉर्मेंस जो कंडीशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो कबूल कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस में तब्दील हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। इसके बाद सेक्शन 8 जो है ये डिस्क्राइब करेगा जो मैं बता के जा रहा हूँ आपको। और सेक्शन 9 जो है वो सिंपल है। सेक्शन 9 क्योंकि अब आप रखेंगे कि ये जितने प्रपोजल्स हैं, ये एक्सेप्टेंस हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है वो किए जाते हैं। कि प्रपोजल जो है वो किस तरीके से होता है कि एक जो है प्रपोजल एक्सप्रेस किया गया जाता है और दूसरा होता है इम्प्लाइड। अब आप अल्फाज जो है वो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, आप अगर जब एक्सप्रेस और एम्प्लाइड जो है ना प्रॉमिसेस को हम कैसे करेंगे
कि किसको करेंगे एक्सप्रेस है और किसको कहेंगे कि इम्प्लॉइड प्रॉमिस है। जैसा कि मैंने पहले गुज़श्ता जितने भी सेक्शंस हैं, क्योंकि हम चल रही हैं डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 जो है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रोपोजल्स। प्रपोजल हो गया और जब कंप्लीट होने जा रहा है तो जब प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है तो उसको कहेंगे कि ये प्रॉमिस हो चुका है। अब प्रॉमिस जो है वो मुख्तलिफ दो किस्मों की होती है, एक एक्सप्रेस होती है, एक एम्प्लॉयड होती है। मैं अपने मुंह से कहूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये प्रॉमिस मुझे कबूल है, तो वो हो गया एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने ये कबूल किया है। और दूसरा होता है इम्प्लाइड, जिसमें अल्फाज तो कुछ भी नहीं किया कहा गया, लेकिन जवाब में उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया, कोई ऐसा अमल किया जो अल्फाज में नहीं था, वो कंडीशन को फुलफिल किया, तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया है। मिसाल के तौर पर ए ने बी के साथ कि मैं आपको मोबाइल्स जो हैं दे रहा हूं और इसके पैसे जो हैं वो आपकी मालिक जो है टोटल 1 लाख रुपए होगी, 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ जो है ना होंगी, इसके मद में मुझे 50% आप अभी अमाउंट दे दें और 50% जो है वो आप भले मुझे हफ्ते के बाद दीजिएगा। अब 50% का मतलब ये है कि वो 50,000 रुपये जो है बी से मांग रहा है एज एन एडवांस अमाउंट। अब ए ने अपने एजेंट के थ्रू मोबाइल भेजा बी को और बी ने वापसी में 50,000 रुपये भेज दिया ए को। अब जब 50,000 भेज दिया, उसने कुछ नहीं बोला कि मुझे कबूल है ऑफर, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। उसने 50,000 जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके मद में उन्हें 50,000 ए को भेज दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने इम्प्लॉइड प्रॉमिस जो है ना वो कर ली है। प्रॉमिस जो है ना वो प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस में तब्दील हो चुका और वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो जहाँ तक सेक्शन 9 जो कि डिफाइन कर रहा है किस हवाले से कि कौन से प्रॉमिस को हम कहेंगे कि एक्सप्रेस्ड है, किन को कहेंगे कि वो इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स होता है, जो अल्फाज में बोल के बताया जाए, कंफर्म किया जाए कि ये प्रपोजल प्रॉमिस में तब्दील हो चुका है या नहीं हुआ, या वही प्रॉमिस जो वो कर रहा है वो एम्प्लॉयड हो किसी कंडीशन के साथ, जो कि इस मिसाल के अंदर मैंने समझा लिया आपको कि ए जो है वो बी को ऑफर कर रहा है कि मैं 1 लाख रुपए में आपको ये मोबाइल दूंगा, और लेकिन उसके मद में आप मुझे 50% अभी पैसा दे दें 50,000 रुपये, और 50,000 भले आप हफ्ते के बाद दें। वो कुछ भी नहीं कर रहा, बी 50,000 निकाल के ए को दे रहा है। तो यकीन ये समझ में लेना चाहिए कि उन्हें एक्सप्रेसली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस ऑफर को कबूल कर लिया और प्रॉमिस कर लिया कि मैं 50,000 अभी दे रहा हूँ, मोबाइल भी ले रहा हूँ, और 50,000 रुपये बाकी 1 हफ्ते के बाद जो भी टाइम फिक्स किया गया हो उस टाइम के बाद में वो वापस 50,000 रुपये दे देंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये यकीनी तौर पे आपको बताता चलूँ कि ये चैनल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेशली लास्ट टर्म्स मुस्तफ़ीद हो सकें, और जितने भी क्वेश्चन रेज हों वो काइंडली क्वेश्चन रेज करें, ताकि आपके साथ साथ जो स्टूडेंट्स नहीं पूछ सकते क्वेश्चंस, क्वेरीज नहीं कर सकते, वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।